गुड मॉर्निंग, मैं सीमा माथुर, क्लास 7th बेटा साइंस का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर नंबर 3? रेशियो से वस्त्र तक, यानी कि जो रेशियो होते हैं उनसे लेके वस्त्र तक की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यानी कि चैप्टर में सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, यानी कि समझेंगे। ठीक है, ओके जी। अब आती है बात कक्षा 6 में हमने अपने किस किस के बारे में, देखो आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशियो फाइबरों के बारे में भी पढ़ा था। जी हाँ जी, किन से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि उन रेशम के रेशे तंतुओं से हम प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, तंतुओं से हमें प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जातव रेशे। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो किन से प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके जी, इससे आगे बढ़ते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून या कोश से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोकून या कोश से। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को उनमें से कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उनको कैसे परिवर्तन में ला के यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का हम क्या करेंगे बेटा, प्रयास करेंगे। यानी कि जो रेशे होते हैं उनसे वस्त्र कैसे बनते हैं, स्वेटर कैसे बनते हैं, ठीक है जी, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनको कैसे हम उनमें चेंजिंग करके, कैसे उनमें परिवर्तन करके ला के, बदलाव ला के उन्हें कैसे हम डेली यूज़ में लाएंगे, ये सब आपके सामने आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब ऊन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊन क्या, देखो भेड़ बकरी याक और अन्य कुछ जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किन किन से प्राप्त होती है? भेड़ बकरी याक और कुछ जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। ये देखो साइड में, जैसे कि घने बालों वाली क्या है, भेड़ हमारे सामने। ठीक है, ऊन प्रदान करने वाले ढके रहते हैं इनके बालों से, चित्र 3.1 में जैसे दर्शाया गया है आपको। ओके जी, इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? अभी इसके बारे में भी पता करेंगे कि जो इनके शरीर पे ये मोटी परत होती है बालों की, वो क्यों होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ओके जी, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। यानी कि ये क्या है, इनके जो शरीर पे बाल होते हैं वो इनको क्या रखते हैं बेटा, इनके शरीर के टेम्परेचर को गर्म रखते हैं। ठीक है जी, कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं, बिल्कुल। आपने शरीर, भौहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए कि आपको उनमें कोई अंतर लगता है। कौन से बाल मोटे हैं, कौन से रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम हैं। हमारे शरीर हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा भी 2 प्रकार के रेशे देती है, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल कृत्रिम ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ही ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वर्णात्मक प्रजनन यह प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊन प्रदान करने वाले तंतु कौन कौन से? अब देखो, याक से, अंगोरा बकरी, ठीक है, बहुत सारे हैं, लामा। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के अनेक नस्लें पाई जाती हैं। बिल्कुल जी, पाई जाती हैं, हमें पता है। ठीक है, यद्यपि भेड़ों की ऊन क्या है बेटा, एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी है। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यानी कि जो याक की भेड़ की ऊन होती है वो कहाँ पे? तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। ये देखिए याक हमारे सामने है। बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है।
जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे सामने चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकटतम मुलायम बाल फर होते हैं, उनको फर कहते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं, जो शॉल हम सर्दियों में ओढ़ते हैं बेटा, वो बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। और इसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। ठीक है, एक शॉल को बनने में बहुत टाइम लगता है। ऊँट के सिर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। अगर पता किया जाए तो ये देखो ऊँट है, इसके सिर के बाल होते हैं, उनका प्रयोग भी करेंगे। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैक से भी ऊन प्राप्त होती है, जो कि 3.6 और 3.7 में दर्शाए गए हैं। लामा और एल्पैका, ये भी दो क्या हैं, ऊन प्राप्त होती है हमें इनसे। अब आते हैं क्रियाकलाप 3.2 में। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कर लीजिए, यानी कि इकट्ठे कर लीजिए, जिनके बालों का उपयोग क्या करते हैं, ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में से दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट या याक जिस नाम से जाने जाते हैं, उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए, यानी कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का क्या कीजिए बेटा, प्रयास कीजिए, यानी कि। ठीक है, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं, यानी कि वहां पे दर्शाइए उन्हें। ठीक है, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए भी विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर से कौन से प्राप्त होते हैं उनके लिए अलग कलर का यूज़ कीजिए। लेह लद्दाख तिब्बत से कौन से होते हैं उनके लिए अलग का। ठीक है, रेशों से ऊन तक। अब रेशों से ऊन तक ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें तो आप उन गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। ठीक है जी, भेड़ पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से जो तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं खली। ठीक है, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों के घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा भी खिलाया जाता है, यानी कि उसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें खिलाई जाती हैं इन्हें आपको बताया गया। अब आगे, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के जो नस्लें हैं उसके बारे में नाम दिए गए हैं, देख सकते हैं, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। तो बेटा आगे किसके बारे में है, नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, उन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनसे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। ठीक है, जो वो बड़े हो जाते हैं। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। चरण पहला, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। और क्या किया जाता है बेटा, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने की मशीन, ठीक है, लिए प्रयुक्त की जाती हैं। सामान्य बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। ठीक है, बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट
नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपको पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊष्मा वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं और क्या है बेटा, जैसे आपके उग जाते हैं ऐसे ही भेड़ के बाल होते हैं। जैसे हम सिर के कटवाते रहते हैं, उगते रहते हैं, कटवाते रहते हैं, उगते रहते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। देखो, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम, ठीक है, क्या क्या है देखो, निम्न को प्रक्रम में बांटा जाता है। ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन होता है, फिर छटाई होती है, बर की छटाई होती है, फिर रंगाई होती है, फिर रीलिंग करते हैं, यानी कि उन्हें गट्ठों में परिवर्तित करते हैं, कहा जाए तो हमारी भाषा में। अब आते हैं चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। यानी कि बेटा उनमें डस्टिंग वगैरह होती है, उनको साफ सफाई करके उस प्रक्रिया को कहते हैं अभिमार्जन। चरण 3, 4, 5, 6 है हमारे सामने, ये आप पढ़िएगा, इसमें सारी प्रक्रिया इसमें दी गई है। अब आते हैं हम रेशम पे। अब पढ़ेंगे रेशम। रेशम यानी रेशम को सिल्क भी कहा जाता है। रेशम को क्या कहते हैं? सिल्क भी कहते हैं, सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। रेशम के रेशे भी जातव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अपनी माता जी, चाचा जी, चाची जी, दादी माँ, दादाजी विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उन्हें पता होता है कि कौन सी साड़ी सिल्क की है, कौन सी कैसी है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है? आप देखो, इसमें बेटा मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या झल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता देता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के साथ कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकन के भीतर होता है, यानी कि उसके अंदर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? ठीक है, ये देखिए आप, नर मादा, शहतूत की पत्ती, रेशम कीट, कोकून, कोकून में विकासशील कीट। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन है। उनसे प्राप्त होने वाले क्या कहते हैं? रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, नमक, चमक आदि में भिन्न होता है। टसर रेशर, मूंगा रेशर, कोसा रेशर अथवा अन्य प्रकार के रेशम किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय, यानी कि पुराने समय से ये क्या किया जा रहा है, इसका बेटा यूज़ किया जा रहा है और ट्रांसफ़र किया जा रहा है हर जगह। ठीक है, भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है, यानी कि बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है।
विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में, अब ये वही दिया गया कि उन्हें चिपकाइए, कैरी रेशम, मुगा रेशम, जो भी है बेटा सारे होते हैं उनके। किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए, इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उसकी गंध में कोई अंतर महसूस होगा? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए, इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी अथवा शुद्ध रेशम जैसी है क्या? आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी कि आपने पता करना है कि उसकी जो स्मेल आती है वो किस प्रकार की है और कैसी है, वो आपको कैसी लगती है अगर उसको आप क्या करते हैं बेटा, उस स्मेल को सूंघते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। अब जैसा कि दिखाया गया बेटा फोटो प्रतिलिपि की रेशम कीट के जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है, चित्र काट लीजिए और प्रत्येक गत्ते या चार्ट पेपर पर क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए, ठीक है। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। अपने आप शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं, इसे अपनी स्क्रैप पुस्तक पर लिखिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने है मादा रेशम कीट, उसके अंडे, ठीक है। शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, रेशम कृति, शहतूत का वृक्ष, ठीक है, शहतूत की पत्ती होती है, ठीक है जी, ओके जी। ये देखिए आप, कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, उनके कोकिनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियाँ अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर वगैरह वो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका रख रखाव करते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद क्या किया जाता है बेटा, फिर कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बाँस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाएंगे अभी। और क्या करते हैं बेटा, कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा विकसित होता है। प्यूपा नाम का क्या होता है बेटा, रस होता है, ठीक है। रेशम का संसाधन, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए क्या है बेटा, कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है, भाप में रखा जाता है, या फिर इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम में रीलिंग कहलाती है। रेशम की रीलिंग, ठीक है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। जैसा कि देखो, रेशम की खोज किसने की थी, अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। रेशम की खोज का यथार्थ समय सभ्यता अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी ली लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों से क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गए और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ था और सैकड़ों वर्षों तक
इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया था। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया, यानी कि देखा उन्होंने। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं, यानी कि आज भी उस मार्ग को क्या कहा जाता है बेटा, सिल्क रूट कहा जाता है। अगर सिल्क रूट पूछ लिया जाए तो जिससे क्या हुआ था बेटा, जिस मार्ग से यात्रा की थी उन्होंने, उस मार्ग को क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क की साड़ियाँ भी आती हैं, सिल्क के सूट भी आते हैं, सिल्क की बहुत सारी बेडशीट भी आती हैं, पर्दे वगैरह बहुत चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जातव रेशे हैं। ऊँट, लामा और एल्पोका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। बिल्कुल राइट है बेटा ये बात भी। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभी मार्जन व छपाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं अपने जीवन चक्र में जो बनाते हैं। ठीक है, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। अब किससे बने होते हैं, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करने उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। ठीक है, बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं, यानी कि रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। ये इसके क्वेश्चन आंसर है वो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने ये अध्याय पूरा किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।